हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग ट्रिक्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपके बैंक एग्जामिनेशन 26 की प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आपके आरबीआई असिस्टेंट का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ओवर हो चुका है। आई होप सबका एग्जामिनेशन अच्छा गया होगा। अब बारी है मेंस की। रेगुलरली हमने पिछले 3 महीने से सीरीज की चल रही थी हमारी सिलेक्शन सीरीज, जिसमें हर रोज हम क्लास कर रहे थे क्वांट्स एंड रीजनिंग की। सेम वैसे अब हम नई सीरीज स्टार्ट करेंगे, मेंस बूस्टर सीरीज, जिसमें डेली आपकी क्लासेस होगी क्वांट्स एंड रीजनिंग की, बट मेंस की क्लासेस होगी आपकी। हर रोज सुबह 9 बजे क्लास होगी मेंस की। क्वांट्स एंड रीजनिंग दोनों की क्लास होगी। सो इन क्लासेस को रेगुलरली फॉलो करो। हमारा टारगेट है आरबीआई असिस्टेंट का मेंस का एग्जामिनेशन, क्योंकि सबसे पहला मेंस एग्जामिनेशन आपका वही है। तो जितना भी टाइम आपके पास, 1 डेढ़ महीने टाइम होगा, हर रोज हम क्लासेस करेंगे। जिन्होंने भी प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है, उन प्रीवियस क्लासेस को भी देखना और रेगुलरली क्लासेस को फॉलो करना। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वांट्स की क्लास होने वाली है आपकी मेंस की। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास डेटा इंटरप्रिटेशन का। वीडियो को पॉज करके खुद से बनाओ इस डेटा इंटरप्रिटेशन को सबसे पहले, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। समझने की कोशिश करो क्या पूछा गया इसमें, और जितना भी डेटा मांग रहे हैं पहले सारा डेटा यहाँ पर निकालो। खुद से निकालो इस डेटा को। इस डे में कहा गया 5 स्टूडेंट्स हैं पार्टिसिपेट इन एग्जामिनेशन इन विच देयर आर ओनली 3 सब्जेक्ट्स, मैथ्स, इंग्लिश एंड साइंस। मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन आर 300 एंड दैट ऑफ ईच सब्जेक्ट इज 100। यानी मैक्सिमम मार्क्स 300 है। 3 सब्जेक्ट हैं, मैथ्स, इंग्लिश एंड साइंस। हर सब्जेक्ट का मैक्सिमम मार्क्स 100 है, तीनों का कंबाइंड 300 मार्क्स है। फिर क्या रखा, टेबल गिवन बिलो शोज परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स ऑफ ईच स्टूडेंट इन ऑल द 3 subject together and ratio of marks in maths to that in English and each student and difference between marks in maths and science। देखो तीन चीजें दे रखी है हमको। एक तो परसेंटेज दे रखा है, किसका परसेंटेज? टोटल मार्क्स का परसेंटेज दे रखा है। टोटल मार्क्स कितने थे? 300 थे। उनका परसेंटेज दे रखा है, कंबाइंड कितना परसेंटेज बनता है। फिर रेशियो दे रखे हैं हमको मैथ्स और इंग्लिश का। ठीक है। और फिर उसके बाद हमको दे रखे हैं मार्क्स, मैथ्स माइनस मार्क्स ऑफ साइंस, यानी कि मैथ्स माइनस साइंस। ये जो मार्क्स बनते हैं ये हमको रेशियो दे रखे हैं। अब देखो इसमें से क्या कुछ निकाल सकते हैं। हमें पता है कि टोटल मार्क्स थे 300। ठीक है। टोटल का परसेंटेज दे रखे हैं हमको 75% दे रखे। सबसे पहले जो टोटल का परसेंटेज दे रखे आपको वो 75% दे रखे, यानी 75% हो जाएगा उसका 225। फिर 64% दे रखे, ये हो जाएगा 192 एंड 70% हो जाएगा 210। ठीक है। इतना ही डेटा भी हम इसमें निकाल सकते हैं। उसके अलावा कुछ डेटा मिसिंग है, वो जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें क्वेश्चन में हमसे पूछेगा, हम वो सारा डेटा निकाल लेंगे। बट अभी इसमें इतना ही डेटा निकाल सकते हैं। चलिए इसके फर्स्ट क्वेश्चन पे वीडियो को पॉज करके बनाओ इसको। फर्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से सोच के बनाओ, थोड़ा टाइम लगे तो भी टाइम लो, क्योंकि मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। सारी मेंस की तैयारी करेंगे, हाई लेवल तक की करेंगे, बट पहले खुद से निकालो आपको कितना आता है, आप कितने आंसर निकाल सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या रखा है, इफ स्टूडेंट डी टोटल मार्क्स इन एग्जामिनेशन 45 मोर देन स्टूडेंट ई। ठीक है। एंड स्टूडेंट डी मार्क्स इन इंग्लिश इज 25% मोर देन स्टूडेंट ई इन इंग्लिश। डिफरेंस बताना है हमको स्टूडेंट डी के मैथ्स और साइंस का। दो स्टूडेंट की बात हो रही है, स्टूडेंट डी और स्टूडेंट ई। ठीक है। एक तो हमारे पास इनके टोटल आ जाएंगे, मैथ्स, इंग्लिश एंड साइंस। ये 3 सब्जेक्ट हैं आपको। हमें क्या कुछ पता है इसके बारे में क्वेश्चन में? हमको ये पता है कि स्टूडेंट ई का जो टोटल डेटा है वो 210 है, टोटल मार्क्स का 210। उसके अलावा और क्या पता है देखो, उसके अलावा 210 के अलावा पता है हमको 4 एंड 3 रेशियो है जो उसका मैथ्स और इंग्लिश का, वो रेशियो पता है। मैथ्स माइनस साइंस ये जो मार्क्स हैं 10, ये भी हमको पता है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि मैथ्स, इंग्लिश और साइंस ये 4x 3x है, तो साइंस है हमारे पास 4x माइनस 10। ठीक है। और इन तीनों का जो टोटल है वो है हमारे पास 210। ठीक है। यानी 11x हो जाएगा 220 और x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 20। जब x की वैल्यू 20 आ गई तो क्या मैं मैथ्स, साइंस और इंग्लिश तीनों का नंबर निकाल सकता हूँ, कितने कितने स्कोर किए उन्होंने। ठीक है। तो ये निकल जाएगा अपने पास 80, 60 और 70। ये आ गए स्टूडेंट ई के सारे स्कोर्स आ गए। अब क्वेश्चन में क्या रखा था हमको, स्टूडेंट डी के टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स जो है 45 ज्यादा है स्टूडेंट ई से टोटल नंबर ऑफ स्कोर से। तो स्टूडेंट डी के टोटल नंबर ऑफ स्कोर बन जाएंगे हमारे पास 255। ठीक है। उसके बाद देखो स्टूडेंट डी के बारे में क्या कह रखे हैं। डी के हमको रेशियो दे रखे हैं मैथ्स और इंग्लिश का। डी के मैथ्स और इंग्लिश का रेशियो दे रखे हैं 6:5। ये हमको रेशियो दे रखे हैं। उसके अलावा हमको साइंस के कुछ नहीं बता रखा उसमें। ये साइंस है, साइंस के बारे में देखो डी में कुछ नहीं बता रखा, खाली छोड़ रखे। लेकिन हमें ये बता रखा है कि इंग्लिश में जो मार्क्स हैं डी के वो 25% ज्यादा हैं जो इंग्लिश में मार्क्स ई से हैं। ई के इंग्लिश में मार्क्स थे 60, उससे 25% ज्यादा है, मतलब 75 मार्क्स है। और रेशियो दे रखे हैं 6:5। ठीक है।
ये आ जाएंगे इंग्लिश के मैथ्स के मार्क्स आ जाएंगे 90, तो ये होता है अपने पास 165। 255 में से 165 को लेस कर देते हैं, बचे हुए मार्क्स जो आ जाएंगे अपने साइंस के मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, ये आता है अपना 90 मार्क्स। ठीक है, अब सारे मार्क्स आ चुके हैं, हमें फाइंड करना था डिफरेंस बिटवीन मार्क्स इन डी इन मैथ्स एंड साइंस। तो डी के मैथ्स और साइंस में कितने का डिफरेंस है? 0 का डिफरेंस है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दैट इज 0। डी के मैथ्स और साइंस के मार्क्स दोनों इक्वल है। करेक्ट? समझ आया आपको? टफ क्वेश्चन नहीं था, सिर्फ आपको थोड़ा दिखने में बड़ा लग रहा था, थोड़ा समझने में टाइम लग रहा था। यही लेवल रहता है आरबीआई असिस्टेंट के मेंस का, 2026 में जो आने वाला है सेम लेवल आने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वीडियो को पॉज करके बनाओ इस क्वेश्चन को खुद से। सिर्फ आपको डेटा दे रखा है, आपको डेटा निकालना आना चाहिए। इसमें हमें क्या रखा है? इफ स्टूडेंट बी's marks in maths equal to the student e's marks in maths, okay, then find the ratio of students b's total marks in examination to the student a's total marks in exam। ठीक है, बी के बारे में हमको क्या रखा है कि जो बी के मैथ्स के मार्क्स हैं वो इक्वल है स्टूडेंट ई के मैथ्स के मार्क्स से। ठीक है, ई के मैथ्स के मार्क्स हमने ई के मार्क्स सारे निकाले थे, अभी हमने सेम डेटा था, कोई डेटा तो चेंज हुआ ही नहीं था। ठीक है, तो ई में था अपने पास टोटल था 210, 80, 60, 70, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, ये था अपने पास ई का डेटा। बी में हमें क्या रखा है? जो मैथ्स के मार्क्स हैं वो इक्वल है ई के मैथ्स के मार्क्स से, तो बी के मैथ्स के मार्क्स में कितने हो जाएंगे? 80। ठीक है, बी के बारे में क्वेश्चन में और क्या पता, हमें ये पता था कि मैथ्स और इंग्लिश का रेशियो दे रखा है 5:6। 5:6 दे रखा था, मैथ्स और इंग्लिश इस दोनों के मार्क्स आ जाएंगे, तो ये आता है अपने पास 96। बी का मैथ्स भी आ जाएगा, इंग्लिश आ गया, बचा हुआ साइंस, और मैथ्स माइनस साइंस का जो हमको डिफरेंस बता रखा था वो 10 मार्क्स का डिफरेंस था। ठीक है, तो इसका मतलब साइंस के 10 मार्क्स कम थे, साइंस के मार्क्स थे 70। जो टोटल नंबर आ जाएगा वो अपने पास आ जाएगा 246। ठीक है, और हमें इसमें फाइंड करना है टोटल मार्क्स इन एग्जामिनेशन ऑफ स्टूडेंट ए के बारे में था। अच्छा, टोटल मार्क्स होगा, फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट बी's टोटल मार्क्स इन द एग्जामिनेशन टू स्टूडेंट ए's टोटल मार्क्स। तो बी के टोटल मार्क्स हो जाएंगे 246 और स्टूडेंट ए के टोटल मार्क्स कितने हैं? 225। ये 3 से कट जाएगा, और 82 किससे कटता है? 80 से 82 यही कटता है ना, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 82:75। करेक्ट? समझ आया आपको? सिंपल था क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन नहीं है ये। अगर आपको ये टफ लग रहा है तो आपको और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट में कहता है कि इफ स्टूडेंट सीज मार्क्स इन इंग्लिश आर 1/3% ऑफ स्टूडेंट्स इज टोटल मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन, देन फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स सीज मार्क्स इन मैथ टू दैट ऑफ इन इंग्लिश। सी के जो इंग्लिश के मार्क्स है वो 1/3 है अपने पास ए के टोटल मार्क्स से। देखो ए का टोटल मार्क्स कितने थे? 225, इसका 1/3। ठीक है, तो ये देखिए 75, ये ए के मार्क्स हैं अपने पास इंग्लिश में, तो सी के मार्क्स है ना, ये सी के मार्क्स है, सी के मार्क्स हैं ये इंग्लिश में, मैथ्स एंड साइंस और सब्जेक्ट होते हैं। अब हमको क्या रखा था? फाइंड करना हमको सी के मैथ्स के मार्क्स का और इंग्लिश के मार्क्स का रेशियो। तो सी के मैथ्स में मार्क्स कितने थे? रेशियो पता था हमको? सी में रेशियो हमको दे रखा था मैथ्स का 4 टोटल दे रखा था सी का, इसके अंदर 192, मैथ्स का था 4, ये रेशियो पता नहीं था। ठीक है, और मैथ्स माइनस साइंस दे रखा था हमको 4x-3, ये साइंस का भी था। अब देखो टोटल थे 192, इंग्लिश के 75, बचे हुए मार्क्स किसके आएंगे? मैथ्स और साइंस, इनके आएंगे बचे हुए मार्क्स, तो इसको लेस कर लेते हैं यहाँ से, तो ये आ जाएगा अपने पास 117 इज इक्वल टू 8x-3, 120 इज इक्वल टू 8x। ठीक है, 15 आ जाएगी एक्स की वैल्यू। जब एक्स की वैल्यू 15 आती है तो मैथ्स के मार्क्स निकल जाते हैं यहाँ से 60 और साइंस के आ जाएंगे 57, और हमको रेशियो बताना था मैथ्स और इंग्लिश के मार्क्स का, इसका रेशियो आ जाएगा 4:5। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दैट इज 4:5। ओके, समझ आया आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को करिए, क्वांटिटी कंपैरिजन के क्वेश्चन है, या तो क्वांटिटी कंपैरिजन आएगा या फिर डेटा सफिशिएंसी। इसके 4 से 5 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। अगर आपने प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन दिए हैं तो आपने देखा होगा कि मेंस में ये क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहे हैं। इतने अर्थमेटिक नहीं आते जितने इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इसमें एग्जामिनर को ज्यादा पूछने का चांस मिलता है।
एक की बजाय 2 क्वेश्चन पूछ सकता है इनमें, इसलिए एग्जामिनर आजकल इस तरह के क्वेश्चन दे रहा है। तो इसको वीडियो को पॉज करो, खुद से करने का ट्राई करो, क्या आपका आंसर निकलता है। ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। इसमें क्या रखा है, सम ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए एंड बी इज 2300, आर्टिकल ए इज मार्क्ड अप बाय 20%, आर्टिकल बी इज मार्क्ड अप बाय 25%, आर्टिकल ए इज सोल्ड बाय 10% डिस्काउंट on its mark price and article B sold 15% discount on its mark price. Selling price दे रखा है आर्टिकल ए का 770 more than that of आर्टिकल बी। आर्टिकल ए और बी के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। आर्टिकल ए का मान लेते हैं, कॉस्ट प्राइस था अपने पास 100x, बी का हो जाएगा अपने पास 100y, ठीक है। सो जो आर्टिकल ए था वो मार्कअप था 20% से, मार्कअप आएगा 120x, और आर्टिकल बी था 125 से, तो ये हो जाएगा अपने पास 125x 125y, ठीक है। फिर आर्टिकल ए सोल्ड बाय 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट पे सोल्ड हुआ था तो उसका सेलिंग प्राइस आएगा 108x। आर्टिकल बी सोल्ड किया था 15% के डिस्काउंट पे, तो इसका 15% कितना आ जाएगा यहाँ से, 75 337 3 15 18 18.75y, ये आ जाएगा अपने पास यहाँ से 106.25, ये जीरो है, 106.25y, ये आ जाएगा आर्टिकल बी का सेलिंग प्राइस। अब हमें क्या रखा था, सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ए 770 मोर देन आर्टिकल बी, ठीक है। आर्टिकल ए और बी का सेलिंग प्राइस में डिफरेंस दे रखे हैं हमको, लेकिन एक चीज और दे रखी थी फर्स्ट लाइन में क्वेश्चन में कि कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए एंड बी 2300, दोनों का कॉस्ट प्राइस क्या है 100x और 100y। इन दोनों को जब मिलाते हैं तो दोनों का मिला के कंबाइंड कॉस्ट प्राइस था वो 2300 था। तो यानी मैं कह सकता हूँ 100x प्लस 100y इज इक्वल टू 2300, यानी इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ x प्लस y इज इक्वल टू 23, ठीक है। 100x प्लस 100y इज इक्वल टू 2300, ठीक है। 100 उड़ा दिया मैंने। फिर हमको ये कह रखा था कि 108x माइनस 106.25y 0.25y इज इक्वल टू 770, ये बात इसने हमको कह रखी थी। अब देखो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एक्स वाई को वैल्यू से 108 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर इसको ये देखो 108x प्लस 108y 184, 23 और 24, ठीक है। ये कट जाएगा बस माइनस का, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का, ये कट जाता है अपने पास, ये आ जाएगा अपने पास 214.25y माइनस के, और यहाँ बच जाएगा अपने पास 1714, माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 1714 फोन में 214.25 इंटू 100, इससे कट जाता है ये 214.25, 2 8 16 40 4 20 32 34 3 8 9 10 11, 8 से कट जाता है ये पूरा पूरा। y की वैल्यू आ जाएगी 8, तो y की वैल्यू 8 आ जाती है अपने पास, तो यहाँ से x की वैल्यू भी आ जाएगी अपने पास 15, x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। अब हमें क्वेश्चन में पूछा फर्स्ट क्वांटिटी में कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी, आर्टिकल बी का कॉस्ट प्राइस था 100y, तो y की वैल्यू है 800, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास 800। डिफरेंस बताना है मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल ए एंड आर्टिकल बी। मार्क प्राइस आर्टिकल ए था अपने पास 120x, तो ये इसको 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1800, और आर्टिकल बी था 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 10, तो इसका डिफरेंस आ जाएगा 800, इसकी वजह का डिफरेंस। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्वांटिटी 1 इज इक्वल टू क्वांटिटी 2। ओके, गॉट इट। टफ नहीं था, सिर्फ थोड़ी सी कैलकुलेशन थी जो मेंस है ऑब्वियसली होगी ही, उसके अलावा ये क्वेश्चन इजी था। आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट किया ना इस चैप्टर के, तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर ले जाओगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वीडियो को पॉज करें और बनाएं इस क्वेश्चन को। दो क्वेश्चन इसमें हमारे पास, एक तो एज वाला क्वेश्चन भी है और बोर्ड एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन भी है। इसी वजह से ये क्वेश्चन एग्जामिनर को पसंद आता है कि उसमें दो चीजें पूछ सकता है वो एक ही क्वेश्चन के अंदर। मार्क्स आपको सेम मिलेंगे जितने आपको अप्रोक्सीमेशन में, सॉरी अर्थमेटिक में मिलते हैं, बट आपसे कॉन्सेप्ट दो पूछ लिए जाएंगे। तो फर्स्ट क्वांटिटी में कहता है कि रेशियो बता रहे हैं, पूछ रहे हैं ये प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड प्रेजेंट एज ऑफ बी दे रखे 3:2। आफ्टर 2 ईयर बी's एज विल बी 70% ऑफ एज। डिफरेंस दे रखा है A's present age and C's present age is 2, फाइंड द C's present age आफ्टर 4 years। देखो प्रेजेंट एज का सबसे पहले तो रेशियो दे रखा है A और B का 3x और 2x,
ये रेशियो दे रखी है। फिर ये कह रहा है कि आफ्टर 2 इयर्स बी की एज हो जाएगी, 2 साल बाद बी की एज, बी एज 70% ऑफ ए एज, तो 2 साल बाद जो बी की एज होगी, हमें ए और बी का दे रखा है, एंड आफ्टर 2 ईयर बीस एज विल बी 70% ऑफ ए, और ए की एज जो होगी 2 साल बाद, तो बी की एज 70% हो जाएगी ए की एज से, ठीक है। तो ये आ जाएंगे 21x 14, 20x प्लस 20, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 6। इसका मतलब उनकी प्रेजेंट एज है अपने पास 12 और 18, ए और बी की प्रेजेंट एज आ जाएगी। अब ये कहता है कि डिफरेंस बिटवीन एज प्रेजेंट एज एंड सीज प्रेजेंट एज इज 2 इयर्स। डिफरेंस, इस बात को ध्यान देना, डिफरेंस बिटवीन एज प्रेजेंट एज एंड सीज प्रेजेंट एज इज 2 इयर्स, यानी ए और सी की प्रेजेंट एज का डिफरेंस है 2 साल। कौन बड़ा कौन छोटा नहीं पता, डिफरेंस है। इसका मतलब जो सी की एज होगी वो या तो हो जाएगी 16 या फिर हो जाएगी 20, दोनों पॉसिबिलिटी है। डिफरेंस पता है, ये नहीं तय कौन छोटा कौन बड़ा। हमको पूछा है कि फाइंड द एज ऑफ सी आफ्टर 4 ईयर, तो सी की एज 4 साल बाद क्या हो जाएगी, या तो 4 साल बाद 20 हो जाएगी या फिर 4 साल बाद 24 होगी। फर्स्ट का आंसर है अपने पास 20 या 24। एग्जैक्ट हमको नहीं पता, क्योंकि हमको नहीं पता है कौन छोटा है कौन बड़ा है। ये तो अपने पास क्वांटिटी 1 का। अब बात करते हैं क्वांटिटी 2 की। क्वांटिटी 2 में हमको बताया कि अ बोट इज ट्रेवलिंग इन अ रिवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 20% स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्पीड ऑफ स्ट्रीम 20% यानी 1/5। अगर उसकी स्टिल वाटर में स्पीड अपने पास 5y है, तो स्ट्रीम है उसकी y, अपस्ट्रीम 4y एंड डाउनस्ट्रीम 6y। डाउनस्ट्रीम, स्टिल वाटर एंड अपस्ट्रीम, तीनों स्ट्रीम का रेशियो आ गया। फिर ये कहता है कि टाइम टेकन बाय बोट टू गो 960 मीटर डाउनस्ट्रीम इन 20 सेकंड लेस देन द टाइम टेकन टू कम बैक। यानी कि 960 मीटर जब वो डाउनस्ट्रीम जाता है तब उसको 20 सेकंड कम लगते हैं, किससे, जब वो 960 किलोमीटर वापस आता है अपस्ट्रीम में, गया था डाउनस्ट्रीम में तो वापस तो अपस्ट्रीम में आएगा। तो यही कह रहा है कि जब 960 मीटर अपस्ट्रीम में, अपस्ट्रीम की उसकी स्पीड क्या थी 4y, और डाउनस्ट्रीम की उसकी स्पीड क्या थी 6y थी। ये उसको 20 सेकंड का डिफरेंस लगता है दोनों में, जाने और आने में, ठीक है। तो हमको बताना है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी इस 5y की वैल्यू बतानी है, 5y की वैल्यू बतानी है हमको। देखो इसको सोचने की कोशिश करो, इसमें y की वैल्यू हम ऐसा क्या रख सकते हैं कि डिफरेंस 20 है, ठीक है। देखो 96 है, 96 किस से कट सकता है, 6 से कट सकता है, 12 से कट सकते हैं अपने पास, कुछ इसी तरह के नंबर से कट सकते हैं, 3 से कट सकते हैं हमारे पास। तो इसी तरह के नंबर्स देखो जिनको मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास इसी तरह के नंबर्स आए कुछ। देखो जैसे अगर मैं इसको y को 2 मानता हूँ, ठीक है, तो 12 हो जाते हैं, 12 8 96, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। यहाँ पे तो डिफरेंस 40 बनते हैं, तीन 2 से तो होगा नहीं अपने पास, 3 की रख लेता हूँ मैं वैल्यू, तो 18 होता है। तो 18 5 90, 18 से तो कटता नहीं है अपने पास ना। हम्म, तो 18 3 6 18, 18 में 90, 3 से कटता नहीं है मेरे पास। फिर क्या वैल्यू रखते हैं, अगर मैं 4 की वैल्यू रखता हूँ तो ये 12, तो 12 8 96, और ये इसको 4 से रखूँ तो 24, तो 24 चौक 96, यहाँ आता है अपने पास डिफरेंस 20। यानी कि y की वैल्यू मैं 4 रख रहा हूँ, ठीक है, तब अपने पास आंसर आ रहा है। y की वैल्यू 4 का मतलब है 5y की वैल्यू फाइंड करनी थी हमको, ये आ जाएगा अपने पास 20, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वांटिटी 2 का 20। अब देखो क्वांटिटी 1 का आंसर था हमारे पास 20 और 24, क्वांटिटी 2 का आंसर है 20, तो हमारा आंसर हो जाएगा क्वांटिटी 1 ग्रेटर देन इज इक्वल टू क्वांटिटी 2। ओके, समझ आया आपको। देखो इसका अगर आप एलसीएम लेके भी कर सकते थे वैसे तो, बट एलसीएम नहीं करोगे उससे बेटर मेरे को लगता है ये थोड़ा पुट कर लो ना, 2 3 तो पुट करना, हाँ 2 3 4 5 बस यही तो आपको रख के देखने थे, उसके अलावा आपका आंसर आया था। हाँ, ज्यादा बड़ा रखने की जरूरत नहीं, अगर बहुत बड़ा नंबर होता तो मैं भी एलसीएम लेकर ही करता फिर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाए, वीडियो को पॉज करो, खुद से बनाओ इस क्वेश्चन को। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको बनाओ खुद से। मेंस में आपके इसी लेवल का क्वेश्चन पेपर आता है, आरबीआई असिस्टेंट के जो मेंस का पेपर आएगा 2026 का लेवल बता रहा हूं मैं आपको, यही लेवल है आरबीआई असिस्टेंट मेंस का। और आप रेगुलरली प्रैक्टिस करो, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दूंगा आपको। तो कहते हैं कि ए बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 डेज, सी अलोन कैन कंप्लीट इन 24 डेज। रेशियो ऑफ एफिशिएंसी दे रखी है ए और बी की 2:1। ओके, तो ए बी और सी तीनों मिलकर उस काम को 8 घंटे में करते हैं, सी अकेला उस काम को 24 आवर्स में कर देते हैं।
इसका एलसीएम आ जाएगा 24 24 और ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी आ जाएगी वो आ जाएगी अपने पास 2। ठीक है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी आ गई 2 और हमको ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो दे रखे 2:1। ठीक है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो ए और बी की इंडिविजुअल एफिशिएंसी आएगी वो एफिशिएंसी हम यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि कंबाइंड एफिशिएंसी हमको पता है और दोनों की एफिशिएंसी का डिफरेंस का रेशियो भी हमको पता है। तो ए की एफिशिएंसी आएगी वो आ जाएगी अपने पास 4/3 और बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 1/3। ठीक है, समझ आ गया आप कैसे आ गई? अब देखो, अब क्वेश्चन में हमें क्या रखा है, इन व्हाट टाइम ए अलोन कैन कंप्लीट 50% ऑफ वर्क। टोटल वर्क था 24, तो 50% ऑफ वर्क 12। ए अकेला, ए की एफिशिएंसी थी 4/3, तो 4/3 9 आवर्स, 9 आवर्स में ए उस काम को कंप्लीट कर देगा। तो फर्स्ट का आंसर आया था अपने पास 9 आवर्स। अब बात करते हैं क्वांटिटी 2 की। क्वांटिटी 2 में क्या आता है, डिफरेंस बिटवीन टाइम टेकन बाय ए अलोन एंड डी अलोन टू कंप्लीट द वर्क इन 9 आवर्स। एक किसी काम को करता है और डी उस काम को करता है, उन दोनों के बीच में जो टाइम लगता है उस टाइम का डिफरेंस है अपने पास 9 आवर्स। देन इन व्हाट टाइम ए एंड डी टुगेदर कैन कंप्लीट पीस ऑफ वर्क। तो वो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं। देखो, ए के बारे में हमको कह रखा था, ए की एफिशिएंसी है 4/3। ठीक है, टोटल वर्क था अपने पास 24। तो ए उस काम को कितने टाइम में कर रहा था, ए 18 आवर्स में कंप्लीट कर रहा था। और ए और डी के बीच में जो टाइम का डिफरेंस है उस काम को कंप्लीट करने का वो कितना 9 आवर्स। डिफरेंस दे रखा है 9 आवर्स, जो पिछले क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट मिला था आपको, सेम चीज है आपकी। तो पॉसिबिलिटी हो सकती है वो 9 आवर्स कम ले ले डी ए से, या 9 आवर्स ज्यादा भी ले ले। कुछ नहीं बता रहा कम और ज्यादा। इसका मतलब डी या तो उस काम को 9 आवर्स में करेगा या फिर उसको 27 आवर्स में करेगा। यही बात हो रही है। हमको पूछा है कि टाइम टेकन बाय ए एंड डी टुगेदर टू कंप्लीट पीस ऑफ वर्क। एक उस काम को 18 दिन में 18 घंटे में करते हैं, डी या तो 9 में करेगा या 27 में करेगा। दोनों मिलके उस काम को कितने टाइम में करते हैं, ये बात हमको पूछिए। ठीक है, ए की एफिशिएंसी हमको पता थी 4/3 है। ठीक है, तो डी की एफिशिएंसी कितनी आती है, 24/9 हो जाएगी या 24/27। ये अपने स्लैश लगा रखे हैं बीच में, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो डी की एफिशिएंसी 24/9 होगी या तो जाएगी 8/3। ठीक है, या फिर डी की एफिशिएंसी 27 से करते हैं तो हो जाएगी 8/9। ठीक है, ये एफिशिएंसी बनेगी और दोनों मिला के उस काम को कितने टाइम में कंप्लीट करते हैं। देखो, तो अगर सब दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, एक बार इसको फिर इसको, इससे कंबाइन करना पड़ेगा। एक बार तो आ जाएगा 12/3 और एक बार अपने पास 9 12 8 20/9। ठीक है, तो 24/12 इंटू 3 आ जाएगा जो 6, और ये आता है अपने पास 20 काट देते हैं ना, ये 9 54, ये आता है अपने पास 54/5 10.8 10.8। तो हमारा इसमें आंसर आता है या तो 6 आवर्स में कंप्लीट करेंगे या फिर 10.8 आवर्स में, दोनों उस काम को मिलकर कंप्लीट करेंगे। तो इसका फर्स्ट क्वांटिटी 1 का आंसर था 9 आवर्स। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ई, ग्रेटर देन और लेस देन, तो रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश। ठीक है, क्योंकि 9 6 से बड़ा है लेकिन 10.8 से छोटा है। गॉट इट? समझ आया आपको? सिर्फ यही डिफरेंस है प्रीलिम्स और मेंस में। आपको थोड़ा और वास्टली सोचना पड़ता है, कुछ और पॉसिबिलिटीज के बारे में भी सोचना पड़ता है। अगर आप ये सोचने लग जाओगे, आपके कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बहुत अच्छी है, तो आप क्वेश्चन कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वीडियो को पॉज करो, बनाओ। मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है, खुद से बनाओ इस क्वेश्चन को। इसमें क्या रखा है कि मिक्सचर मिल्क एंड वाटर। ठीक है, मिल्क है 10 लीटर मोर देन दैट ऑफ वाटर। कॉस्ट प्राइस दे रखी है मिल्क की 48 रुपीज पर लीटर एंड मिक्सचर सोल्ड 36 रुपीज पर लीटर एट 20% प्रॉफिट। ओके, देखो, कोई मिल्क एंड वाटर का एक मिक्सचर है जिसमें मिल्क कह रहेगी 10 लीटर मोर देन दैट ऑफ वाटर। मिल्क वाटर, मिल्क 10 लीटर ज्यादा है, अगर वाटर एक्स है तो मिल्क है अपने पास 10 + x, क्योंकि मिल्क ज्यादा है। कॉस्ट प्राइस दे रखी है मिल्क की 48, मिल्क की कॉस्ट प्राइस अपने पास 48 लीटर। ठीक है, वाटर की कॉस्ट प्राइस कहीं दे रखी है, कहीं नहीं दे रखी, तो वाटर की कॉस्ट प्राइस अपने जीरो मान के चलते हैं कि वाटर फ्री का आता है। अगर कॉस्ट प्राइस नहीं दे रखी होती तो हमेशा उसको जीरो ही मानेंगे। अब उसने कहा है कि जब इस कंबाइंड मिक्सचर को, यानी कि 2x + 10 इसको सोल्ड करता है 36 रुपीज पर लीटर पे, तो 20% का प्रॉफिट होता है। 36 रुपीज पे सोल्ड करते हैं तो 20% का प्रॉफिट होता है, यानी कि तो कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा ऐसे। अगर वो कॉस्ट प्राइस पे सेल सोल्ड करता तो ये कितना था 30,
₹30 पर लीटर होता। अगर उसमें 20% का मैं प्रॉफिट निकाल दूं, यानी कि इसको कंबाइंड जब उसने बेचता है, अगर यानी कि वो कह रहा है कि अगर मिल्क है उसको 48 में बेचा है, तो जो उसको कंबाइंडली बेचा, मिल्क को भी बेचा और वाटर को भी बेचा, वाटर की चाहे वैल्यू जीरो थी, लेकिन जब उसने बेचा तब तो क्वांटिटी ऐड हुई है ना उसके अंदर। तो इसका जो सोल्ड किया था उसने एवरेज वो ₹30 पर लीटर आ रहा था बस। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हमने। तो इसमें हमको फर्स्ट में बताना है कि टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर बता देना। ओके, यानी कि ये कह रहा है कि जो 10 प्लस एक्स का जो उसका कॉस्ट था 48, कॉस्ट इतना इसलिए था क्योंकि वाटर तो फ्री का ही था उसका, लेकिन जब उसने बेचा, दोनों को बेचा और कॉस्ट प्राइस पे बिक रहा है, तो ये था अपने पास 2x प्लस 10 मल्टीप्लाई 30। ठीक है, दैट्स 480 प्लस 48x 60x प्लस 300, ये आ जाएगा अपने पास 12x इज इक्वल टू 180, यानी 15 इज इक्वल टू x। ठीक है, जो x की वैल्यू आएगी 15, तो हमारे पास वाटर आ जाएगा 15 लीटर और मिल्क आ जाएगा हमारे पास 25 लीटर। दोनों मिला के 40 लीटर की क्वांटिटी थी हमारे पास इनिशियली। फर्स्ट में हमको पूछा टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर कितना था, 40 लीटर था। सेकंड में कहता है कि इफ 8 लीटर ऑफ मिक्सचर इज रिप्लेस्ड एंड सेम क्वांटिटी ऑफ मिल्क, if 8 liter of mixture is replaced and same quantity of milk, then what will be the new cost of L in mixture? Same quantity of milk replace हो जाता है, यानी कि पहले कितनी क्वांटिटी थी मिल्क और वाटर की, मिल्क थी 25, वाटर थी 5, ये था मिल्क और वाटर। तो इसका रेशियो था अपने पास 5:3 में। 8 लीटर मिक्सचर निकाल देते हैं, 8 लीटर निकलेगा तो 5 तो इसमें से लेस हो जाएगा और 3 इसमें से लेस हो जाएगा, उसी रेशियो में निकलेगा। और सेम क्वांटिटी उसने मिल्क की ऐड कर दी, 8 लीटर मिल्क ऐड कर दिया, तो ये क्वांटिटी बन गई 28 और 12। तो हमको बताना है कि न्यू कॉस्ट पर लीटर मिक्सचर कितना होगा। अब न्यू कॉस्ट पहले कितना था, 48 लीटर था मिल्क की कॉस्ट तो उतनी रहेगी 48 लीटर। न्यू कॉस्ट कैसे मिल जाएगी, न्यू कॉस्ट का मतलब है कि जब उसने 48 लीटर पे मिल्क को परचेज किया और बेचने के लिए जब वो गया तब उसने वाटर भी ऐड किया था, तो मिल्क और वाटर को जब मिलाकर बेचता है तो उसकी पर कॉस्ट कितनी आती है। ठीक है, तो ये बनता है अपने पास 48 मल्टीप्लाई 28 ऑन 40, तो ये उसकी कॉस्ट आ जाएगी अपने पास 12 6 5 8 6 48 12 16 बटे 5, तो ये आ जाएगा अपने पास 33.6। तो इसका आंसर आ जाएगा सेकंड का 33.6 पर लीटर। ये आ जाएगी अपने पास न्यू कॉस्ट। ओके, तो क्वांटिटी 1 थी हमारा 40, क्वांटिटी 2 थी 33.4 33.6, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। करेक्ट, समझ आया आपको? कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो कि कितने क्वेश्चंस आपने किए, किस तरह के क्वेश्चंस में आप लोग फंसते हो, ताकि मैं नेक्स्ट सेशन में उसी तरह के और क्वेश्चंस ला सकूं, वरना मुझे पता नहीं चलता मुझे किस तरह का सेशंस और लेके आने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, करो इसको, वीडियो को पॉज करो और खुद से बनाओ इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन मिलेगा आपको सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का। इसमें क्या रखा है, इफ डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन अ सर्टेन अमाउंट एट 12% रेट आफ्टर 3 इयर्स इज 1123.2, देन फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन द सेम अमाउंट एट सेम रेट आफ्टर 3 इयर्स। कोई अमाउंट है, ठीक है, उसने सिंपल इंटरेस्ट पे दी है और कंपाउंड इंटरेस्ट पे दी है, 3 साल के लिए दी है 12% पे। अब उसके सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में जो डिफरेंस है वो हमको दे रखे, ठीक है। फिर ये कहता है कि उसको फाइंड करना है सिंपल इंटरेस्ट सेम सम पे, जो उसका अमाउंट था उसी पे दोबारा उसने अगर इन्वेस्ट करता है 3 साल के लिए तो उसको कितना इंटरेस्ट मिलता है। दोनों में प्रिंसिपल सेम है, कोई लेना देना नहीं है प्रिंसिपल का, प्रिंसिपल क्योंकि दोनों में सेम ही है। फर्स्ट सिंपल इंटरेस्ट, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, 12% से 3 इयर्स के लिए सिंपल इंटरेस्ट, ये हो जाएगा 36% पे हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट देखते हैं 12% से 3 इयर्स के लिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 का 24, तो ये हो जाएगा 144, ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 25.44, ये तो 2 साल के लिए हो गया, उसमें 12 और ऐड कर देते हैं, ये आ जाएगा 37.44 प्लस इसमें इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट का ये और काट लेते हैं, 12 48 4 52 5 12 60 5 65 6 24 और 6 30 1 2 3 4, यानी 3.05, इसमें 3.05 और ऐड कर लेते हैं, ये आता है अपने पास
40.5 मान लो, 40.5 आता है अपने पास इसका इंटरेस्ट। समझ आ गया कैसे? 2 साल का निकाला, फिर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, फिर तीसरे साल का ऐड किया, फिर उस पे इंटरेस्ट निकाला। कंपाउंड इंटरेस्ट यही होता है ना, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट आता है 36%, कंपाउंड इंटरेस्ट आता है अपना 40.5%। तो इसका डिफरेंस कितना है? डिफरेंस है अपने पास 4.5। 4.5% का डिफरेंस है। इस डिफरेंस की वैल्यू दे रखी है 4.5 की 1123.2। ठीक है, तो हमको निकालना है उसका इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितने में था? अगर ये मान लेते 100 पे था, ठीक है, दोनों पे 100 से 100 तो कट ही जाएगा, तो 100 पे वैल्यू फाइंड करनी है हमको। तो ये आ जाएगा 2 9, उसको 9 से काट लेते हैं। 8 72 मल्टीप्लाई 20, 16, 24,960 रुपये। ये आता है अपना इसका प्रिंसिपल। ठीक है, अब प्रिंसिपल आने के बाद ये कहते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है सेम प्रिंसिपल पे 3 साल के लिए 12% से। तो 24,960 पे इसमें हमने किया था 30.2528 का छोड़ दिया, तो ये 24,960 है, इसको पूरा पूरा मानो 25,000, क्योंकि हमने ये 0.28 छोड़ दिया, 0.028। ठीक है, तो 25,000 पे 12% से 3 साल के लिए इंटरेस्ट पूछा है उसने। ओके, तो ये आ जाएगा 12 24 और 36, यानी कि 9,000। तो क्वांटिटी 1 का आंसर आता है अपने पास 9,000। करेक्ट। फिर बात करते हैं क्वांटिटी 2 की। क्वांटिटी 2 में क्या रखे? पर्सन एक्सपेंडिचर दे रखे, तो थोड़ा सा साफ कर देते हैं यार। क्वांटिटी 2 में हमको क्या रखे? A person's expenditure on entertainment is 4,000 less than that on other expenditure, and his saving is double that of other expenditure। ठीक है, एक पर्सन के एक्सपेंडिचर है एंटरटेनमेंट पे, एंटरटेनमेंट और अदर एक्सपेंसेस पे। तो जो एंटरटेनमेंट पे एक्सपेंस है वो 4,000 लेस है अपने पास अदर एक्सपेंस से। एंटरटेनमेंट पे एक्स है तो अदर पे हमारे पास 4,000 ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, फिर ये कहता है कि उसकी सेविंग जो है वो डबल है उसके अदर एक्सपेंसेस से। ओके, तो उसकी सेविंग आ जाएगी यहाँ पे हमारे पास, वो इससे डबल है, वो है 2x प्लस 8,000। अदर एक्सपेंडिचर की डबल हो जाएगी। फिर कहता है कि इफ हिज एक्सपेंडिचर ऑन एंटरटेनमेंट इज 30% ऑफ हिज सेविंग, अगर जो उसके एक्सपेंडिचर थे एंटरटेनमेंट पे यानी कि एक्स, ये एक्सपेंडिचर थे, ये 30% है उसकी सेविंग का, जो कि थी 2x प्लस 8,000। सो ये 30% है उसका 2x प्लस 8,000 से 3/10। ठीक है, तो हमको डिफरेंस बताना है उसकी सेविंग में और उसकी अदर एक्सपेंडिचर में, उसकी सेविंग में उसके अदर एक्सपेंडिचर में। तो उसके लिए हमको एक्स की वैल्यू चाहिए। एक्स की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी अपने को, क्या आता है 10x 6x प्लस 24,000। ठीक है, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 6,000। ठीक है, एक्स की वैल्यू 6,000 आ गई, तो देखो उसकी सेविंग कितनी आती है यहाँ से, ये आती है 20,000। एक्सपेंडिचर कितने आते हैं? अदर एक्सपेंडिचर एक्स प्लस 4,000, यानी ये आते हैं अपने पास वैल्यू 10,000। इन दोनों का डिफरेंस पूछा, इसका डिफरेंस आ जाएगा 10,000। क्वांटिटी 2 की वैल्यू आई थी 10,000, क्वांटिटी 1 की वैल्यू थी हमारे पास 9,000। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्वांटिटी 1 इज लेस देन क्वांटिटी 2। ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर। करेक्ट। समझ आएगा आपको? क्वेश्चन टफ नहीं है, बस सिर्फ मेंस का एक होता है कि आपको थोड़े से बड़े क्वेश्चन, थोड़ा सा वो ज्यादा पूछता है, दो दो कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन में पूछ लेता है। अदरवाइज ये क्लास करने वाली है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं फिर आपको कह रहा हूँ रेगुलरली करना, 1.5 महीना खूब प्रैक्टिस करेंगे, हर रोज प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नंबर सीरीज। वीडियो को पॉज करो, खुद से करो। अभी तक आपने प्रीलिम्स की नंबर सीरीज की थी, ये मेंस की नंबर सीरीज है। थोड़ी सी बड़ी आती है नहीं मेंस की नंबर सीरीज, आफ्टर ऑल मेंस का क्वेश्चन है, इतनी इजी नहीं आती है। तो करो, वीडियो को पॉज करके खुद से करो। इसमें क्या रखा है कि देयर आर टू नंबर्स सीरीज 1 एंड सीरीज 2 फॉलोइंग सर्टेन लॉजिक, which of the following regarding wrong terms of both the series are is true। ओके, हमको फर्स्ट पी क्यू आर क्या देखिए, रॉन्ग टर्म ऑफ बोथ द सीरीज। अच्छा, सबसे पहले तो इसमें रॉन्ग टर्म फाइंड करो, लॉजिक फाइंड करो। उसमें देखो रॉन्ग टर्म कौन सा है आपके पास। 5 11 23 49 95 191 383। 5 से 11, 11 से 23, यानी ये तो चलते अपने पास मल्टीप्लाई 2 प्लस 1
फिर हो जाएगा अपने पास मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, 40 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3, फिर होता है मल्टीप्लाई 2 माइनस 3, फिर होता है अपने पास मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, फिर आता है अपने पास मल्टीप्लाई 2 प्लस 1। यानी कि ये तो सही है, यहाँ जाके अपनी सीरीज गलत हुई है, इसका मतलब थर्ड नंबर पे यहाँ जाके अपनी सीरीज गलत हुई है। यहाँ पे होना था मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 होता अपने पास, यानी 47 था, वो इसका राइट टर्म था, यानी इसका रॉन्ग नंबर है अपने पास 49 सीरीज 1 में। ठीक है, अब चलते हैं सीरीज 2 पे। 6048 से 864, 144, 27, 7.2 एंड 2.4। ये तो काफी लंबा हो रहा है गैप, इसमें तो कुछ ना कुछ डिवाइड ही किया है। इससे डिवाइड कर सकते हैं, 8 7 जो होता है 856, 728, तो 7, हाँ यहाँ तो हमारे पास होगा 7 का डिवाइड किया गया। तो यहाँ देखते हैं किसका डिवाइड कर सकते हैं, 6 का डिवाइड हुआ है यहाँ पे, तो ये हाँ ये सही है। 7 6 के यहाँ 5 का डिवाइड हुआ, 5 का डिवाइड होता तो 27 कैसे आया था। यहाँ तो 3 का डिवाइड हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे अपने पास 5 का डिवाइड होना था। 27 जो है अपने पास ये रॉन्ग नंबर है। ठीक है, इसका जो राइट नंबर बनता है वो अपने 5 से डिवाइड करके निकाल सकते थे, 28.8 आता अपना राइट नंबर, तो रॉन्ग नंबर है इसका 27। पी में हमें क्या रखा है कि रॉन्ग टर्म ऑफ बोथ द सीरीज आर परफेक्ट स्क्वायर, दोनों का परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं 27 तो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, पी रॉन्ग है। रॉन्ग टर्म ऑफ बोथ द सीरीज आर प्राइम नंबर, तो 49 और 27 क्या ये प्राइम नंबर है, रॉन्ग टर्म, तो 49 तो प्राइम है ही नहीं, 27 प्राइम है, कहां से प्राइम है। रॉन्ग टर्म ऑफ सीरीज 1 इज परफेक्ट स्क्वायर व्हाइल रॉन्ग टर्म ऑफ सीरीज 2 इज परफेक्ट क्यूब, ये सही है अपने पास। रॉन्ग टर्म ऑफ सीरीज 1 है ये परफेक्ट स्क्वायर है, रॉन्ग टर्म ऑफ सीरीज 2 परफेक्ट क्यूब है, ये सही है अपने पास। सिर्फ आर सही है अपने पास, क्यू भी गलत है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, ओनली आर इज अवर राइट आंसर। ओके, सिंपल था क्वेश्चन, टफ नहीं था, ऐसे हवा बना रखा होता है अपने मीन्स का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके करो इसको खुद से, इसका लॉजिक ढूंढो। सीरीज लंबी है, दो चीजें पूछी है इसमें, दो रॉन्ग टर्म है, तो ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। There is a number series that follows a certain logic and certain two wrong terms. Assuming first 5 terms are correct, first 5 term correct है, find the sum of both wrong term। दो रॉन्ग टर्म है, फर्स्ट 5 टर्म्स करेक्ट है, और दोनों रॉन्ग टर्म का सम पूछा है हमको। ठीक है, तीन तो यहाँ तक तो सीरीज सही चल रही है अपनी। तो इसमें देखते हैं 18 से 22, 31, 47, 72, ये तो डिफरेंस ही आया इसका। यहाँ 4 का डिफरेंस आता है, यहाँ 9 का डिफरेंस आता है, 16 का डिफरेंस आता है, यहाँ तक 25 का डिफरेंस। स्क्वायर चल रहा है यहाँ पे 2 का, 3 का, 4 का, 5 का। यहाँ पे आता है 36 का डिफरेंस, ये भी 6 का स्क्वायर सही है। यहाँ पे हमारे को डिफरेंस मिलता है 47 का जो गलत होता है, 49 कौन था डिफरेंस, एक तो अपने पास ये आ गया रॉन्ग टर्म। यहाँ हमको मिल जाता है 66 का डिफरेंस। ठीक है, यहाँ हमको डिफरेंस मिल जाता है 79 का डिफरेंस, फिर यहाँ डिफरेंस मिलता है अपने को 102 का डिफरेंस। देखो फर्स्ट तो रॉन्ग टर्म है अपने पास 155। ठीक है, 155 इसलिए क्या था अपने पास 49 का, यानी ये डिफरेंस आता है अपने 157 का, 49 का आता है यहाँ पे। फिर होता है 64, उसमें ऐड कर देते, 49 157 में 64 और ऐड कर देते, ये होता है 121, फिर 81 और ऐड करते इसमें, तो ये बनता अपने पास 202, फिर 100 और ऐड कर देते उसमें, तो ये बनता अपने पास 302। तो 157 तो ये गलत हो गया, इसकी वजह से अपने पास ये नंबर गलत आ जाएगा। सेकंड जो अपने पास नंबर गलत हुआ है वो है 300। यहाँ पे अगर हमारा डिफरेंस सही होता तो फिर ये नंबर सही होता, फिर भी हमारा ये नंबर सही हो जाता। तो इस वजह से जो सेकंड नंबर अपना गलत होता है वो है 300, फर्स्ट नंबर था अपने पास 155, दोनों को ऐड करते हैं तो ये आता है अपने पास 455। ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर, दैट इज 455 इज आवर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को करें अर्थमेटिक। बनाए इसको, वीडियो को पॉज करें, खुद से बनाए, 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। अर्थमेटिक का क्वेश्चन, बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करो ध्यान से, करने वाला क्वेश्चन है, छोड़ने वाला क्वेश्चन नहीं है ये। इसमें कहता है कि रमेश इन्वेस्टेड x plus 1000 in scheme A, which gives simple interest at the rate 10%. He received interest of rupees x minus 2600 at the end of 4 years. After 4 years, he invested the amount which he received from scheme A invested in scheme B at the rate of 20% compound for 2 years. Then find the total interest received by Ramesh from both the schemes. कोई रमेश ने कुछ इन्वेस्ट किया स्कीम ए के अंदर, ठीक है, 10% से इन्वेस्ट करता है, जिसका उसको इंटरेस्ट मिल जाता है x minus 2600 4 साल के बाद।
4 साल बाद वो इन्वेस्ट करता है, जो अमाउंट आता है स्कीम 1 से, यानी प्रिंसिपल भी प्लस इंटरेस्ट, वो अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हैं दूसरी स्कीम के अंदर, ठीक है? वो 20% से कंपाउंड इंटरेस्ट पे लेती है 2 साल के लिए। तो हमको बताना है कि उसके ईयर के एंड में टोटल इंटरेस्ट उसको कितना मिलता है। पहले भी जो इंटरेस्ट मिला है वो भी, और जो बाद में इंटरेस्ट मिला है कंपाउंड इंटरेस्ट पे वो भी। सिंपल इंटरेस्ट प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों को मिला के कितना इंटरेस्ट मिला है, वो हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है? पहले स्कीम ए की बात करते हैं। रमेश ने क्या इन्वेस्ट किया था? x प्लस 1000 रमेश ने इन्वेस्ट किए थे स्कीम ए में 10% से 4 इयर्स के लिए इन्वेस्ट किया था, और जो उसका इंटरेस्ट आया था वो आया था x माइनस 2600। ये उसका इन्वेस्ट आया था। ठीक है? तो ये देखो 40/100 यानी कि 2/5 आ जाता है। तो ये यहाँ आता है अपने पास 2x प्लस 2000 5x माइनस ये आता है अपने पास 13000। यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है अपने पास 13 15 और 5000। x की वैल्यू यहाँ से आती है अपने पास 5000। ठीक है? इसका मतलब हमको यहाँ पे इसका प्रिंसिपल भी मिल जाएगा, इसका इंटरेस्ट भी मिल जाएगा, कितना उसने इन्वेस्ट किया था। प्रिंसिपल था उसका 6000, और जो इंटरेस्ट था वो था उसका 2400। ठीक है? ये था आपका प्रिंसिपल, ये था आपका इंटरेस्ट। अब इन दोनों को कंपाउंड करके जो इनका अमाउंट निकलता है 8400, इसको इन्वेस्ट किया उसने स्कीम बी में। ठीक है? 20% से 2 इयर्स के लिए इन्वेस्ट किया, यानी 44% पे किया उसने इन्वेस्ट। इसका 44 निकालते हैं, 336, ये था 6963 3696, ये आता है अपने पास इसका इंटरेस्ट। हमको पूछा था कि दोनों का कंपाउंड इंटरेस्ट। एक इंटरेस्ट था आगे हमारे पास 3696, दूसरा फर्स्ट इंटरेस्ट था 2400। इन दोनों का कंपाउंड कंपाउंड इंटरेस्ट आता है अपने पास 6096, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 6096 ये आता है हमारा कंबाइंड इंटरेस्ट। ओके, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन करो, वीडियो को पॉज करो, बनाओ उसको खुद से। इसमें ये कहता है कि 2 पर्सन्स ए एंड बी इन्वेस्ट करते हैं 6600 एंड 5500 इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं। एंड ऑफ द ईयर वो डिसाइड करते हैं कि 18.18% जो उनका प्रॉफिट हुआ है ना, वो उसको इक्वली डिवाइड कर लेते हैं दोनों आपस में। बचा हुआ जो प्रॉफिट है वो कहते हैं कि वो हम इन्वेस्टमेंट जिस रेशियो में हमने इन्वेस्ट किया था उस रेशियो में वो बांट लेंगे, जो कि उसका इन्वेस्टमेंट का रेशियो था 6600 और 5500। ठीक है? सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहिए कि 18.18% क्या होता है। इसको फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं? इसको लिखते हैं 2/11। फ्रैक्शन में इसको 2/11 लिखते हैं, यानी कि 2/11 में से जो 2 का पार्ट है उसको तो वो इक्वली बांट लेते हैं, 1:1 में बांट लेते हैं। बचा हुआ जो पार्ट होता है 9। ठीक है? इस 9 को वो कहते हैं कि अब हम अलग अलग बांट लेंगे, मतलब जिस रेशियो में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था उसी रेशियो में बांट लेंगे। अब ए और बी ने इन्वेस्टमेंट किस रेशियो में किया था? 6600 और 5500, यानी कि 6:5 में। इसी रेशियो में इन्होंने इन्वेस्ट किया था, तो इस पार्ट को 9 को भी बांट लेंगे, 6:5 में बांट लेंगे। जब इसको 6:5 में बांटते हैं तो ये आता है 54/11, और ये आता है अपने पास 45/11। ठीक है? और 1 पार्ट यहाँ हो गया था, इसको भी ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, तो इसको ऐड करते हैं तो ये आता है अपने पास 65/11। ये तो था ए का पार्ट, और बी का पार्ट आता है अपने पास 56/11। ठीक है? ये ए और बी का पार्ट आ गया। अब ये कहते हैं कि जो इसका रेशियो है ना, जो ए का ज्यादा है वो है 4500। समझ आया आपको? जो ही ज्यादा है, एक्स नहीं लिखा मैंने, चाहे तो आप उसको यहाँ पे एक्स मान सकते हो, सारी वैल्यू एक्स में आ जाएगी, बट मैंने आपको सीधा ही कर दिया इसमें। तो देखो इसमें डिफरेंस कितना बनता है, 65 में 56, यानी 9/11 का डिफरेंस है। ये डिफरेंस की वैल्यू है 4500, और हमको क्या फाइंड करना है? हमको फाइंड करना है टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कितना था उसका, देखो, यानी कि 4500 की जो वैल्यू है वो है 9/11। ठीक है? और टोटल प्रॉफिट कितना था उसका? 11 था। यही बांटा गया था उसमें टोटल में से, मल्टीप्लाई हो जाएगा 11, 5 121, ये आ जाएगा अपने पास 60500। ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर। 60,500 अपना इसमें टोटल प्रॉफिट आया था इसका। करेक्ट? समझ आ गया आपको? सिर्फ आप जिसको भी यहाँ पे ये वैल्यू नहीं पता ना, इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये नहीं पता ना, 18.18% को, बहुत रिस्क वहीं पे है। ये पता होना बहुत जरूरी है आपको। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, बनाए इस क्वेश्चन को। इसमें कहते हैं कि 560 लीटर
एक कंटेनर में 560 liter of a container contain mixture milk and water in ratio 5:3. 64 liter जो है taken out and x liter of milk and 4 liter of water is added in the remaining mixture. Then the ratio of milk to water in the resultant mixture become 2:1. Then find the value of x/2. कोई मिक्सचर है 560 लीटर का टोटल मिक्सचर है, उसमें से वो कहता है कि 64 लीटर तो निकाल दिया, ठीक है, और x लीटर मिल्क डाल दिया, 4 लीटर वाटर डाल दिया। अब बताओ कि उसका जो रेशियो बन जाता है वो 2:1 बन जाता है। तो हमको x की वैल्यू बतानी है, x/2 की वैल्यू बतानी है। देखो 560 लीटर का मिक्सचर था, ठीक है, ये था 5:3 में। इसके अंदर ये कहता है कि इसने 64 लीटर निकाल दिया। 64 निकाल देगा तो पीछे कितना बचेगा? 496, ठीक है। ये 496 भी तो 5:3 में बंटेगा, क्योंकि मिक्सचर निकाला भी 5:3 में, अलग अलग तो निकाला नहीं है, कंबाइंड ही निकाला है, तो ये बंटेगा भी 5:3 में, ठीक है। ठीक है, तो 16 तो इसको बांट लेते हैं, 310 और 186, ये आ गया अपने पास मिल्क और ये आ गया अपने पास वाटर। इसके अंदर अब ये कहते हैं कि इसने x लीटर तो मिल्क ऐड कर दिया एंड 4 लीटर वाटर ऐड कर दिया। तो 4 लीटर वाटर ऐड किया तो 190 और मिल्क बन गया अपने पास 310 प्लस x, ये बन गया मिल्क और वाटर जब उसने उसके अंदर डाल दिया। अब ये कहता है कि जो इसका रेशियो है, ये रेशियो है 2:1 का, यानी 1 की वैल्यू है हमारे पास 190 एंड 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 380। 2 की वैल्यू 380 हो जाएगी। हमारे पास मिक्सचर था 310 प्लस x, 310 प्लस x, इसकी वैल्यू है 380। इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ से निकल के आ चुकी है 70 एंड ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर, दैट इज 70। करेक्ट? समझ आ गया आपको? जरूरी नहीं है हर चीज में अब इक्वेशन बना के करो, सामने सब दिख रहा है तो उतनी जल्दी उसको करो। और ये कॉन्सेप्ट आपने प्रीलिम्स में बहुत पढ़ा होगा, मुझसे पढ़ा तो मैंने तो ये इसके क्वेश्चंस काफी करवाए हैं आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या रखा है कि ए बी एंड सी अलोन कैन डू अ वर्क इन 80 days, 50 days एंड 100 days रिस्पेक्टिवली। A started work alone and was joined by B after 38 days, where both of them worked for X days and left. After that, C alone complete the remaining work in 20 days. Find the value of X. तो X की वैल्यू फाइंड करनी है। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करके पहले खुद से बनाओ इस क्वेश्चन को, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना। देखो ए बी एंड सी तीन पार्टनर है। ए उस काम को 80 डेज में करते हैं, बी 50 डेज में, सी उस काम को 100 डेज में करते हैं, ठीक है। एलसीएम आएगा 400, 8 एंड 4। ए बी और सी का एलसीएम आ गया। फिर हमें ये कहता है कि ए स्टार्टेड वर्क अलोन एंड वाज जॉइंड बाय बी आफ्टर 38 डेज। बी ने ज्वाइन किया 38 डेज बाद, यानी 38 डेज तो ए ने अकेला काम किया। ए की एफिशिएंसी कितनी थी 5, तो 5 एफिशिएंसी से जब ए अकेला काम करेगा 38 डेज तक कितना काम कर लेगा ये 190। 190 काम तो ए ने अकेला ही कर दिया। तब आया उसके पास बी, ए प्लस बी फिर आया उसके पास, और ए की एफिशिएंसी थी 5, बी की एफिशिएंसी थी 8, तो दोनों की मिलकर हो जाएगी 13। 13 एफिशिएंसी पे दोनों ने मिलकर नेक्स्ट एक्स डेज तक काम किया, एक्स डे उन्होंने काम कर लिया। फिर ये कहता है कि सी बचा हुआ काम सी अकेले ने किया जिसकी एफिशिएंसी थी 4, सी ने बचा हुआ काम 20 डेज किया। इसका मतलब सी ने भी जो काम कर दिया 80 यूनिट काम तो सी ने भी कंप्लीट कर दिया। 190 ए ने कंप्लीट किया था, 80 यूनिट सी ने कंप्लीट कर लिया, यानी 270 यूनिट तो काम इन दोनों ने मिलकर कर लिया ना। बचा हुआ काम था वो किया था ए और बी ने, तो इसमें से बचा हुआ कितना था अपने पास, ये था 130। 130 काम को जब ए और बी की एफिशिएंसी 13 थी, एक्स टेबल लगा किया तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 10। हमको फाइंड करनी थी एक्स की वैल्यू, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, दैट इज 10। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वीडियो को पॉज करो, बनाओ इस क्वेश्चन को खुद से। 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये कहता है कि एक टाउन है, had a population 4800 in 2010, which the ratio of male female दे रखी है 5:3, male 2011 and 2012 decreased 10% and 20% respectively, number of female 2011 2012 increased 5% and 20% respectively. Then with respect of the previous year, then find the population of town at the end of 2012। एक टाउन की पॉपुलेशन दे रखी है हमको 4800 2010 की दे रखी है, मेल और फीमेल का रेशियो दे रखा है उसमें 5:3 में थे। फिर ये कहते हैं कि हर साल उसकी जो पॉपुलेशन है मेल की फीमेल की कुछ इंक्रीज होती है कुछ डिक्रीज होती है, उसका परसेंटेज दे रखे हमको, और पूछा 2 साल बाद 2022 2012 में उनकी टोटल पॉपुलेशन कितनी होगी। देखो ए और बी की बारे में बात हो रही है। पहले तो उसकी टाउन ए की कंबाइंड पॉपुलेशन थी 4800,
ठीक है, इसके दो पार्ट थे, मेल एंड फीमेल, जिसका रेशियो दे रखे हमको 5:3 में। इस रेशियो में हमको मेल और फीमेल को बांट रखे, तो यानी मेल थे हमारे पास 3000, फीमेल थे अपने पास 1800। ठीक है, मेल आगे फीमेल आगे। अब ये कहता है कि जो ये मेल थे 2011 से 2012 में ये डिक्रीज हुए, पहले 10% से डिक्रीज हुए, फिर 20% से डिक्रीज हुए। पहले 10% से डिक्रीज हुए तो 2700 बच गए, यहाँ पे पास 300 डिक्रीज हो गया 11 में। फिर 12 में फिर उसने कहा कि 20% फिर डिक्रीज हो गए, यानी ये 540 फिर डिक्रीज हो गए इसके अंदर से 2160 बच गए। ये बचे अपने पास 2012 के मेल। लेकिन फीमेल में कहता है कि फीमेल तो इंक्रीज हो रहे हैं, पहले इंक्रीज हुए थे 5% से, फिर इंक्रीज हो गए 20% से। जब 5% से इंक्रीज हुए तो ये बच गए 1890, फिर 20% से फिर इंक्रीज हो गए, दोबारा इंक्रीज कर दिए गए 378 जो है इंक्रीज हो गए 2268, ये बच गए 2022 की फीमेल, 12 की फीमेल। अब हमको पूछा कि टोटल पॉपुलेशन 2012 की इनका कंबाइंड कितना आ गया यहाँ पे 4428, ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर, तो 4428 अपना राइट आंसर है। यानी 2012 के एंड में मेल और फीमेल की जो टोटल पॉपुलेशन बनती है वो बनती है 4428। ओके, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करो, बनाओ इसको खुद से, 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट में कोशिश करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। मेंस का मतलब ये नहीं है कि आपके पास इतना टाइम है कि सोते रहो और क्वेश्चन हो जाएंगे सारे, इतना भी टाइम नहीं होता, कुछ तो आपको स्पीड मैनेज करनी पड़ेगी। बट फिर भी ठीक है, अर्ली डेज है, आप प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी स्पीड भी बढ़ेगी और कॉन्सेप्चुअल नॉलेज भी आपकी इंप्रूव होगी। डेली मैं आपके लिए क्वेश्चन लाऊंगा, डेली 20-25 क्वेश्चन करेंगे हम, हर रोज क्लासेस होती हैं, बस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, डेली अब आपको मेंस की क्लासेस मिलेंगी। ये कहते हैं कि बोट ए कैन कवर y plus 60 किलोमीटर इन x आवर्स इन स्टिल वाटर। Boat covered 360 km downstream and 240 km upstream in 52 hours. Difference: the speed of boat in upstream and downstream 24 km per hour. If the value of y is 140 more than triple the value of x, value of y 140 more than triple the value of x, then find the value of 2x 3x plus 2y. इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको। यानी ये क्वेश्चन में कह रहे हैं कोई बोट है जो y प्लस 160 किलोमीटर जाती है x किलोमीटर x आवर्स में स्टिल वाटर के अंदर जाती है, ठीक है। फिर बोट कवर करती है 360 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम और 240 किलोमीटर अपस्ट्रीम 52 किलोमीटर में 52 आवर्स में जाती है। डिफरेंस बता रखा है हमको, स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम का डिफरेंस भी बता रखा है 24 किलोमीटर पर आवर। वैल्यू बता रखी है y की 140 मोर देन ट्रिपल द वैल्यू ऑफ x। देखो इनसे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। y और x की वैल्यू बता रखी है, y की वैल्यू है 140 मोर देन ट्रिपल द वैल्यू ऑफ x। अगर x की वैल्यू a है तो y की वैल्यू है 3a प्लस 140। ये क्वेश्चन में हमको दे रखे हैं, ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन में दे रखा है डिफरेंस बिटवीन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम देखो, डाउनस्ट्रीम स्टिल वाटर एंड अपस्ट्रीम और स्ट्रीम, ठीक है। इसमें जो डिफरेंस होता है वो स्ट्रीम होता है, ये डिफरेंस होता है वो स्ट्रीम होता है। लेकिन जब डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का डिफरेंस होता है वो होता है डबल स्ट्रीम। यानी स्ट्रीम को जब 2 बार लेस करते हैं तब आएंगे हम डाउनस्ट्रीम से अपस्ट्रीम, 2 बार ऐड करेंगे तब आएंगे अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम, ठीक है। तो ये जो हमारे पास डिफरेंस है डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का, ये 24 किलोमीटर का है। इसका मतलब स्ट्रीम है यहाँ पे 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्ट्रीम आई थी 12 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि ये बोट है y प्लस 160 किलोमीटर जाती है x आवर्स में स्टील वाटर में, ठीक है। मान लेते हैं उसको स्टील वाटर कुछ मान लेते हैं हम, b मान लेते हैं, चलो b अपने पास स्टील वाटर होते हैं, तो उसकी अपस्ट्रीम होती है b-12 और डाउनस्ट्रीम होती है b+12, ठीक है। तो ये कह रहा है कि y प्लस 160 किलोमीटर जाता है x आवर्स में, y प्लस 160, y की वैल्यू हमारे पास 3 है प्लस 140, ठीक है। उसमें 160 और ऐड कर देते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी 3a प्लस 300। ये जाता है x आवर्स में, ठीक है। स्टिल वाटर में स्पीड है, स्टिल वाटर में बोट की स्पीड है b, ओके। फिर ये हमको क्या कह रहा है, हाँ, फिर ये कहते हैं कि बोट कवर 360 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड 240 किलोमीटर अपस्ट्रीम 52 आवर्स में, ठीक है। कोई बोट है वो 360 किलोमीटर तो जाती है डाउनस्ट्रीम एंड 240 किलोमीटर जाती है अपस्ट्रीम, ये डाउनस्ट्रीम ये अपस्ट्रीम। तो डाउनस्ट्रीम जो उसकी स्पीड थी वो थी b+12, अपस्ट्रीम उसकी स्पीड थी b-12, ठीक है। ये 52 आवर्स में कवर करती है। हमको वैल्यू बतानी है x और y, इन दोनों की वैल्यू चाहिए। एक्स और वाई की वैल्यू के लिए हमको ए की वैल्यू चाहिए,
ठीक है, x आवर्स में जाती है तो x की वैल्यू यहाँ पे मैं इसको a भी लिख सकता हूँ ना, ये आ जाएगा a x की जगह 52 जाती है b प्लस 12 b माइनस 12, ऐसा कोई नंबर 52, ठीक है, हिट करके देखिए 12 से तो ज्यादा होना चाहिए वो नंबर, 12 से ज्यादा 14 करते हैं दो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 16 पे करते हैं तो 4 4 6 24 60 पे आ जाएगा, यही बहुत ज्यादा हो गया, 18 पे करते हैं तो 6 6 चौक 24, 18 पे करते हैं तो 30 12 14 12, बी की वैल्यू आती है यहाँ से 12, सीधा हिट हो गया, बी की वैल्यू आती है यहाँ से बस 18, तो 12 से बड़ी हो जाएगी, मैंने 14 रखा 16 रखा 18 रखा, 18 पे वैल्यू बने बस सेटिस्फाई हो रही है। अब 18 वैल्यू अगर मैं यहाँ पे भी रख देता हूँ तो ये हो जाता है अपने पास 3a प्लस 300 इज इक्वल टू 18a, ठीक है, 15 हो जाएगा, ये हो जाएगी 20 वैल्यू आ जाएगी ए की वैल्यू 20 मतलब एक्स की वैल्यू आ गई 20, तो ये वैल्यू हो जाएगी अपने पास एक्स की 60 और ये हो जाएगी 200, ठीक है, एक्स की वैल्यू भी आ गई वाई की वैल्यू भी आ गई और हमको वैल्यू निकालनी थी 3x प्लस 2y, तो 3x हो जाएगा यहाँ से हमारे पास 60, 2y हो जाएगा 400, हमारी वैल्यू आ जाएगी 460, ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर, दैट इज 460। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन था आपके आरबीआई असिस्टेंट के एग्जामिनेशन में आने वाला, बहुत सारी वैल्यूज थी, आपको वेरिएबल भी मिल रहे थे इस क्वेश्चन के अंदर, अब कुछ लोग छोड़ देंगे इतने वेरिएबल उतने वेरिएबल, बट सारे वेरिएबल एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और इस क्वेश्चन में भी हो रहे थे, बस आपको ध्यान से देखना है उसको, और कॉन्सेप्चुअली अगर आप स्ट्रॉन्ग होना तो ये क्वेश्चन आराम से निकाल दोगे आप, बिल्कुल टफ क्वेश्चन नहीं था ये। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप आपको सेशन अच्छा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। डेली क्लासेस मिल रही है, आपकी मेंस बूस्टर सीरीज चल रही है, हर रोज क्वांट्स एंड रीजनिंग की सुबह 9 बजे क्लास होती है, उन क्लासेस को जरूर देखा करो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।